Hello everyone. Today our topic is the correct use of relative pronouns. In relative pronouns, first of all, we are all going to study the use of who. तो सबसे पहले हम लोग who का यूज सीखने जा रहे हैं। और who जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है या कंजक्शन के रूप में आता है या दो वाक्यों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आता है तो हु की मीनिंग होता है जो। और इसका यूज तब करते हैं जब किसी ह्यूमन बीइंग को जो कहना रहता है, मतलब किसी मनुष्य को, आदमी को जो कहना है तो जो कि इंग्लिश हु का यूज किया जाता है। और इसका यूज करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जाता है। सेंटेंस में इनकरेक्टली इसका यूज हुआ रहेगा और करेक्ट करने की बात की गई होती है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोगों के सामने है जिसमें हु का यूज होना है और यूज यहां पर हुम का हुआ है और सेंटेंस को करेक्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सेंटेंस को करेक्ट करते समय हम लोगों को हिंदी का सहारा लेना होगा। जैसे कि आई सॉ बॉय, मतलब मैंने एक लड़के को देखा। जो पागल था, हुम का मतलब होता है जिसे। तो अगर जिसे पागल था, मैंने एक लड़के को देखा जिसे पागल था, ये नहीं सही लग रहा है। सही क्या लग रहा है कि मैंने एक लड़के को देखा जो पागल था। तो जो कि इंग्लिश हु होता है। और एक तो इस तरह से ध्यान देंगे। दूसरी बात, हु के यूज का रूल क्या है कि एक रूल होता है कि जब एंटीसीडेंट, आप लोग जानते होंगे रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हुम है या हु है या विच है, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इनसे ठीक पहले जो वर्ड आया होता है उसी को एंटीसीडेंट कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। तो यहां पर एंटीसीडेंट बॉय है। बॉय का मतलब ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, आदमी है। तो मानव के लिए हु या हुम का यूज होता है, जो के अर्थ में हु आता है, जिसे के अर्थ में हुम आता है। तो यहां पर हु या हुम में से किसी का यूज निश्चित रूप से होना है और हम लोग देख रहे हैं हुम का यूज है, लेकिन हुम यहां करेक्ट नहीं है। इसका रूल होता है कि जब एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग हो और जो एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब ए वाला सेंटेंस जो वर्ब के से स्टार्ट है। एडजेक्टिव क्लॉज अगर वर्ब से स्टार्ट है, जैसे देखिए वाज वर्ब है, तो अगर एडजेक्टिव क्लॉज वर्ब से स्टार्ट है तब समझ जाना हु का यूज होगा। फिर से हम लोग इस रूल को ध्यान से सुनेंगे कि हु का यूज कब किया जाता है। तो हु का यूज तब होता है जब एंटीसीडेंट ह्यूमन हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो और एडजेक्टिव क्लॉज वर्ब से शुरू हो, तब वहां पर हु का यूज होता है। तो यहां पर यही चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग है और एडजेक्टिव क्लॉज वर्ब से स्टार्ट है, तो यहां पर हुम नहीं होना चाहिए, हु का यूज होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी आता है करेक्ट करने के लिए, तो इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, आई सॉ अ बॉय इन प्लेस ऑफ हुम हु बिकम हु वाज मैड। तो अब इसके बाद इस सेंटेंस की हिंदी निकालने से क्या आ रहा है कि मैंने एक लड़के को देखा जो पागल था। यहां पर हु जो बीच में है इसकी मीनिंग है जो, ठीक ना। और आप लोग जब टेंस पढ़ते रहे होंगे तो इसका यूज कभी कभी क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी किया गया होता है।
तो जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में रहता है तब वहां पर इसकी मीनिंग कौन होता है, लेकिन जब ये दो सेंटेंसेस को जो है कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आया होता है, तब इसकी मीनिंग जो होता है। अब इसी के बाद हु के बाद हम लोग हुम के बारे में जानेंगे कि कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुम का यूज करने को आता है। तो हुम मीन्स होता है जिसे। और एक चीज ध्यान देना, ये जो हुम है हु का ऑब्जेक्ट है और इसका मतलब जिसे होता है। ये भी तब आता है जब एंटीसीडेंट केवल कोई ह्यूमन बीइंग होता है। बस इसमें और उसमें अंतर यही है, कहने का मतलब हु और हुम में फर्क यही है कि हु का मतलब जो होता है, हुम का मतलब जिसे होता है। और हुम तब आता है जब एडजेक्टिव क्लास की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुआ होता है। एग्जाम्पल इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, जैसे है आई मेट a man who you knew। इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए अपने एग्जाम में आ गया और हम लोगों से कहा गया कि करेक्ट द सेंटेंस। तो जब सेंटेंस करेक्ट करने की बात आती है तो हम लोग इसकी हिंदी निकालते तो होता आई मेट अ मैन, मैंने एक आदमी से मिला जो आप जानते थे, मतलब जो नहीं जिसे आप जानते थे। तो वैसे भी क्लियर हो रहा है कि जिसे के अर्थ में होम का यूज होता है। हिंदी से भी इसको हम लोग एरर पकड़ सकते हो। मान लीजिए हिंदी से नहीं, हिंदी कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश तो पढ़ लेता हूं लेकिन हिंदी नहीं निकालना आता, तो उनके लिए रूल जानना होगा। रूल क्या है कि हम लोग देख रहे रिलेटिव प्रोनाउन हु है, एंटीसीडेंट मैन है। तो अगर एंटीसीडेंट मैन है तो हु या हुम में से एक आएगा, लेकिन हु आएगा कि हुम आएगा। तो अभी आप लोगों को हु का यूज बताते समय बताया था कि जो एडजेक्टिव क्लास है अगर इसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से, जैसे देखिए यहां पर यू है जो कि सब्जेक्ट है। एडजेक्टिव क्लास आप लोगों का यही है, एडजेक्टिव क्लास की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है, इसीलिए यहां पर हुम का यूज होगा। फिर से इस रूल को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जब एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग हो और एडजेक्टिव क्लास सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, तब ऐसे केस में हुम का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट क्या बनेगा? इसका करेक्ट बनेगा आई मेट अ मैन whom you know। यही आप लोग का एक करेक्ट बनेगा। ऊपर वाला सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है। तो मैं एक आदमी से मिला जिसे आप जानते थे, यहां पर न्यू पास्ट में रहेगा। और ये रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम का यूज, और हुम और हुज के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोगों को हुज देखने को मिलता है। कभी कभी दो क्लॉजेस के बीच में हुज आया होता है और जिसकी मीनिंग होती है जिसका, जिसकी या जिसके कह लीजिए, मतलब जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में हुज का यूज होता है। अब एक कब आता है? जैसे अभी तक आप लोग बताए कि जब एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग होगा तब जो कि इंग्लिश हुम और जिसे की नहीं, जो कि इंग्लिश हु और जिसे की इंग्लिश हुम आएगा। और हुज के लिए क्या रूल है? तो हुज के लिए है कि ये सबके लिए आता है। एंटीसीडेंट चाहे ह्यूमन बीइंग हो या बर्ड हो या एनिमल हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, सबके लिए हुज का यूज होता है। जैसे अभी कहना है कि
यह वह जमीन है जिसकी सतह समतल है। तो दिस इज द ग्राउंड हुज सरफेस इज प्लेन। यहां पर देखिए हुज आया, जबकि जमीन के बारे में बात किया गया। और चाहे कह लीजिए कि मेरे पास एक मित्र है, या मेरे एक मित्र है जिसका पिता डॉक्टर है, तो इसका भी ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं तो कहते आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर जिसका किसको कहा गया, उसी फ्रेंड को कहा गया। ह्यूमन बीइंग यहाँ पर एंटीसीडेंट है, तो इसमें हुज वाले में जिसका जिसकी के अर्थ में हम लोग हुज का यूज करेंगे, और एंटीसीडेंट से बहुत मतलब नहीं रहता। यहाँ पर एंटीसीडेंट कुछ भी हो, बस जिसका जिसकी का अर्थ हो तो हुज आता है। तो एग्जाम्पल जैसे इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि आई हैव अ फ्रेंड whom father is a doctor. If this type of question is asked from us in the exam to correct, अगर करेक्ट करने के लिए ऐसा सेंटेंस पूछ लिया जाता है तो हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे। तो देखिए इसकी हिंदी है कि मेरे एक मित्र है जिसे पिता एक डॉक्टर है, ये बोलने में अच्छा लग रहा है, या जिसका पिता एक डॉक्टर है, यह बोलने में अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे जिसका पिता बोलने में सही लग रहा है, तो यहां पर हुम नहीं होना चाहिए, इस जगह पर हुज का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि एंटीसीडेंट से नहीं मतलब है। एंटीसीडेंट जैसे फ्रेंड है, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के अलावा भी अगर कोई दूसरा भी कुछ होता तब भी जिसका जिसकी के अर्थ में हुज का ही यूज किया जाता है। और इस हुज के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग अक्सर विच का यूज देखते हैं। तो विच मीन्स क्या होता है और विच का यूज कब होता है, इस चीज को भी यहां रिलेटिव प्रोनाउन में स्टडी करना है। जैसे इसी के बाद विच आता है, तो जब एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में आता है तो इसका मतलब तो कौन सा या कौन सी होता है, लेकिन जब इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, या अर्थात दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए होता है, तब इसकी मीनिंग जो या जिसे होता है। विच का यूज हम लोग जो के अर्थ में करते हैं और जिसे के भी अर्थ में करते हैं। जरूरत पड़ जाए जिसे के अर्थ में तब भी विच का यूज करेंगे, लेकिन ये विच आता कब है। देखिए जब किसी निर्जीव वस्तु, पक्षी या जानवर को जो या जिसे कहा गया हो तो तुरंत समझ जाना कि जो या जिसे की इंग्लिश विच लिखा जाएगा, विच बोला जाएगा। और या ऐसे समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट कोई बर्ड हो, एनिमल हो या नॉन लिविंग थिंग हो, तब ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो या जिसे के अर्थ में विच का प्रयोग होता है। Let us see the use of this particular relative pronoun through one example. There is an example. Aisha, a bird who was flying. If someone asks whether the given sentence is correct or incorrect, what answer will be given by you all? This sentence is incorrect. Understood?
इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आएगा। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसकी हिंदी बने मैंने एक पक्षी देखा जो उड़ रही थी, या मैंने एक चिड़िया देखा जो उड़ रही थी या उड़ रहा था। तो इसमें देख रहे हैं कि जो एंटीसीडेंट है वो बर्ड है। तो कुछ लोगों के मन में चलता रहता है कि हु हुम सजीव के लिए होता है, तो हमेशा याद रखना हु हुम मनुष्यों के लिए होता है, मानवों के लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। और अगर बर्ड की बात किया जाए, एनिमल की बात किया जाए या नॉन लिविंग थिंग की बात किया जाए, तब विच आता है। तो इसका अर्थ है कि मैं एक पक्षी देखा जो उड़ रही थी, तो यहां पर एंटीसीडेंट बर्ड है। तो जब एंटीसीडेंट बर्ड है तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का प्रयोग किया जाएगा, और चाहे जो का अर्थ दे रहा हो चाहे जिसे का अर्थ दे रहा हो, तो इसका करेक्ट क्या बनेगा, विच बनेगा। तो इस सेंटेंस का करेक्ट हो जाएगा आई सॉ अ बर्ड विच वाज फ्लाइंग। जैसे कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विच कब जो के अर्थ में आएगा, कब जिसे के अर्थ में। देखिए, अगर एडजेक्टिव क्लास वर्ब से स्टार्ट होगा तो विच जो के अर्थ में आएगा, और अगर एडजेक्टिव क्लास सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो विच जिसे के अर्थ में आएगा। जैसे यहां पर एडजेक्टिव क्लास वर्ब से स्टार्ट है तो विच का मीनिंग यहां पर जो होगा। और दूसरा एग्जांपल देख लो, आई हैव अ बुक विच मोहन हैड गिवन। मेरे पास एक पुस्तक है जिसे मोहन ने दिया था। यहां पर विच का यूज करेक्ट है क्योंकि बुक मतलब जो एंटीसीडेंट है निर्जीव है। तो जब एंटीसीडेंट निर्जीव है तब जिसे की इंग्लिश विच आएगा, एक करेक्ट है। और विच यहां पर किसके अर्थ में है, जो के अर्थ में कि जिसे के अर्थ में। तो यहां पर विच जिसे के अर्थ में है। क्यों, क्योंकि जो एडजेक्टिव क्लास है ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो इसकी मीनिंग है आई हैव अ बुक विच मोहन हैड गिवन। मेरे पास एक पुस्तक है जिसे मोहन ने दिया है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि विच जो के और जिसे दोनों अर्थ में यूज होता है, और इसका यूज किसके किसके लिए होता है। इस रूल में आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, बर्ड एनिमल नॉन लिविंग थिंग के लिए इसका यूज होता है, मतलब जो जिसे किसी पक्षी जानवर निर्जीव वस्तु को कहा गया होता तब इसका यूज होता है। या एंटीसीडेंट आप लोग पहचान गए होंगे, एंटीसीडेंट पहचान लिया करो कि अगर एंटीसीडेंट बर्ड एनिमल नॉन लिविंग थिंग है तब विच का यूज होता है। और इसी विच के बाद कभी कभी हम लोग सेंटेंस के बीच में जो के अर्थ में व्हाट का यूज देखते हैं। तो हम लोगों को ये सीखना है कि व्हाट जो के अर्थ में बीच में कब आता है। तो एक समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर हम लोगों को व्हाट मिलता है तो व्हाट का मतलब क्या नहीं समझेंगे। व्हाट मीन्स भी होता है जो, लेकिन कब, जब व्हाट सेंटेंस के बीच में होता है तब। किनारे पर रहेगा, क्वेश्चन वर्ड के रूप में रहेगा, तब तो ये माना जाएगा व्हाट मीन्स क्या ना। व्हाट इज योर नेम पूछा नहीं जाता है कि आपका नाम क्या है। लेकिन जब बीच में है तो इसकी मीनिंग होती है जो, और ये भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा भी वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। तो ये कब आता है, इस चीज का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। तो हमेशा याद रखना कि जिस चीज को
जो या जिसे कहा गया हो, अर्थात जिसके बारे में बात किया गया हो, उसका अता पता ना प्रिंसिपल क्लॉज में कहीं पर हो और ना सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में ही कहीं पर हो, तब ऐसे केस में जो की अंग्रेजी व्हाट आता है। जैसे ट्रांसलेशन में भी कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे भी कहा जाए कि मुझे बताओ जो तुम जानते हो। अब इसी तरह का कोई ट्रांसलेशन आप लोगों से पूछ लेता है, मुझे बताओ जो तुम जानते हो। जानते हो ये हो है, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं बीच में जो आया है, तो सोचेंगे कि जो कि इंग्लिश तो हु विच यही सब होता है। तो कुछ लोग ट्रांसलेशन कर देते हैं कि टेल मी विच यू नो। विच सबको आसान दिखता है कि जो के अर्थ में जहां पाओ तहां विच लगाओ, लेकिन यहां पर विच नहीं होगा। विच कब आता है कि जब जिसको जो कहा गया हो कोई पक्षी, जानवर या निर्जीव वस्तु हो। तो यहां पर न किसी पक्षी के बारे में बात है, न तो किसी जानवर के बारे में बात है, न तो मतलब किसी निर्जीव चीज के बारे में बात है, लेकिन जिसके बारे में बात है उसका आता पता नहीं। पहले सेंटेंस में मुझे बताओ, पता नहीं क्या बताने की बात की गई है, और जो बताने को की बात की गई उसी को जो कहा गया है। आगे कहा गया तुम जानते हो, पता नहीं क्या जानते हो, मतलब जो जानते हो वही बताओ, पता नहीं क्या जानते हो, क्या बताने की बात की गई है। तो अर्थात जिसके बारे में बात किया गया है, जिसे जो कहा गया है उसका अता पता नहीं है, और जिसको जो कहा गया होता वही एंटीसीडेंट होता है। तो इस सेंटेंस में हमें एंटीसीडेंट नहीं दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जो कि इंग्लिश व्हाट आएगा। इसका ट्रांसलेशन बनेगा टेल मी व्हाट यू नो। मुझे बता दो जो तुम जानते हो। सेंटेंस से ही करेक्ट बनेगा। और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें एंटीसीडेंट मी है, लेकिन मी एंटीसीडेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये एंटीसीडेंट होता तो इसी को जो कहा गया होता। कहा गया मुझे बताओ जो तुम जानते हो, जो जानते हो, कुछ जानते हो उसके बारे में बात है। तो इसलिए इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं है। तो व्हाट कब आता है, इसका रूल बाहर निकल करके आ रहा है कि जब एंटीसीडेंट सेंटेंस में ना हो तो ऐसे केस में जो कि इंग्लिश व्हाट आता है। या दोनों क्लॉजेस को पढ़ने से ये पता चले कि जिसको जो कहा गया है या जिसे कहा गया है वो ना पहले क्लॉज में है न दूसरे क्लॉज में है, तो तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर जो की अंग्रेजी न तो हु लगेगा, न तो विच लगेगा, न तो दैट लगेगा। यहाँ पर तो जो की अंग्रेजी व्हाट आएगा। कभी कभी बोलते नहीं मैं पढ़ाता हूं जो मैं जानता हूं, तो आई टीच व्हाट आई नो। या लोग ऐसे भी बोलते हैं व्हाट आई नो आई एम टेलिंग, जो मैं जानता हूं मैं बता रहा हूं। तो व्हाट आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि व्हाट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है, जो के अर्थ में किया जाता है। वो भी ये तब आता है जब एंटीसीडेंट अब्सेंट होता है या जिसके बारे में बात किया गया उसका आता पता नहीं हो। और एग्जाम में अपने कैसे आता है, इसी व्हाट के जगह पर विच लिख करके पूछ लेते हैं। कहेंगे टेल मी विच यू नो, और हम लोगों को करेक्ट करना है तो हिंदी निकालेंगे, एंटीसीडेंट को पहचानेंगे। एंटीसीडेंट अगर हमें नहीं दिखेगा
तो तुरंत समझ जाना है कि व्हाट का यूज यहाँ पर जो के अर्थ में किया जाएगा। तो व्हाट आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट कब आता है। इसी के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो के अर्थ में कभी कभी दैट का भी यूज करने को मिलता है। दैट मीन्स भी जो होता है, ठीक। और एक कब आता है, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे, जैसे है दिस इज द सेम बॉय, द सेम बॉय हु हेल्प्स मी। This question is very important in the sight of the exam. एग्जाम की निगाह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैट करने के लिए पूछा जाता है। तो जैसे आ गया दिस इज द सेम बॉय हु हेल्प्स मी, या वही लड़का है जो मेरी सहायता करता है। तो सोचेंगे कि जो किसको कहा गया है, तो पाएंगे कि किसी बॉय को कहा गया। बॉय का मतलब ह्यूमन बीइंग, और एडजेक्टिव क्लास वर्ब से स्टार्ट है। तो जब वर्ब से स्टार्ट है एडजेक्टिव क्लास और एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग है, तो सोचेंगे कि हु तो आता है ऐसे केस में। लेकिन याद रखना यहां पर एक नया रूल काम कर रहा है, और नया रूल क्या है, एक रूल होता है कि जब एंटीसीडेंट के ठीक पहले सेम या सच आया होगा, सेम या सच, यही दो शब्द नोट कर लेना। एंटीसीडेंट से पहले सेम या सच होगा, और एडजेक्टिव क्लास वर्ब से शुरू होगा, तब जो की अंग्रेजी दैट आएगा। फिर एंटीसीडेंट से नहीं मतलब है, एंटीसीडेंट कुछ भी हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, बर्ड हो, हमको उससे नहीं मतलब है। हमको यही ध्यान देना है कि जो भी एंटीसीडेंट है उसके पहले सेम या सच है। अगर सेम या सच है तो समझ जाना हु से काम नहीं चलने वाला है, यहां पर तो जो की अंग्रेजी दैट लगेगा। तो इस सेंटेंस का करेक्ट क्या बनेगा, दिस इज द सेम बॉय दैट हेल्प्स मी। और इसी दैट के जगह पर कभी कभी एज का भी यूज किया जाता, लेकिन कब, जब एडजेक्टिव क्लास जो देखिए हेल्प वर्ब से स्टार्ट है, अगर इस सब्जेक्ट से स्टार्ट रहता है तो फिर एज आता है, जिसे क्या अर्थ में होता है। अभी इसी बात में आप लोगों को एज का यूज बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो दैट अच्छे से समझना है कि दैट कब आता है। तो फिर से ध्यान से समझ लो कि एंटीसीडेंट जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। इसको मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। एंटीसीडेंट के ठीक पहले सेम आया है, तो रूल क्या है कि जब एंटीसीडेंट से ठीक पहले सेम या सच होगा, और जो एडजेक्टिव क्लास है अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला एडजेक्टिव क्लास होता है, अगर एक वर्ब से स्टार्ट है तो जो की अंग्रेजी दैट लगेगा। रिलेटिव प्रोनाउन चाहे जो हो इससे मतलब नहीं है, तो इसका करेक्ट बनेगा दिस इज द सेम बॉय दैट हेल्प्स मी, या वही लड़का है जो मेरी सहायता करता है। अब इसी के बाद इसी दैट के साथ ही साथ हम लोगों को एज का यूज सीखना है। कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज आता है, और एज का मतलब होता है जिसे। एज मीन्स क्या होता है, जिसे। एक कब आएगा, जैसे दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय whom you
नो, दिस इज द सेम बॉय whom you know। जैसे क्वेश्चन है कि यह वही लड़का है जिसे आप जानते हैं, तो इसमें एंटीसीडेंट बॉय है, इस बॉय से पहले सेम है, और जो एडजेक्टिव क्लॉज है कर्ता से स्टार्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो रूल होता है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सेम सच हो और एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, तब जिसे कि इंग्लिश एज आता है तो whom हट जाएगा, यहां पर एज लग जाएगा। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं दैट और एज के रूल में लगभग सब मिल रहा है, केवल एक मतलब दैट वाले में भी एंटीसीडेंट पहले सेम सच होता है, एज वाले में भी सेम सच होता है। बस फर्क यही है, अगर एडजेक्टिव क्लॉज वर्ब से स्टार्ट है तो दैट आता है जो के अर्थ में, और अगर एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो एज आता है जिसे के अर्थ में। यही चीज यहां पर हम लोगों को एज के बारे में समझना है। और इसी के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो है जनरल रूल्स हैं, उसमें जैसे ध्यान देना, सेंटेंस में अगर एंटीसीडेंट के रूप में प्लेस मिलता है तब समझ जाना कि कंजक्शन के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वेयर आएगा। जैसे एग्जांपल एक एक समझते चलो, जैसे है कि टेल मी द प्लेस व्हेन यू लिव, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों से कहेगा करेक्ट करो। तो जो लोग हिंदी निकालेंगे तो काफी लोग तो हिंदी से ही समझ जाएंगे कि कहां पर इनकरेक्ट है। तो इसकी हिंदी मुझे बताओ स्थान जब तुम रहते हो, मुझे बताओ स्थान जब तुम रहते हो। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या होना चाहिए, मुझे वो स्थान बताओ जहां तुम रहते हो। तो कुछ लोग तो हिंदी निकाल करके ही करेक्ट कर लेते हैं, और कुछ लोगों के हिंदी निकालने के बदियों नहीं समझ में आता। तो ऐसे लोग भी जाने कि यहां पर ये जो वेन आया है रिलेटिव बीच में है, तो इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानेंगे। और इसके ठीक पहले द प्लेस है, ये एंटीसीडेंट बन जाएगा। तो एक रूल होता है कि अगर एंटीसीडेंट कोई प्लेस होगा या प्लेस शोइंग वर्ड होगा, तब जहां की इंग्लिश उसी के तुरंत बाद वेयर का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट बनेगा टेल मी द प्लेस वेयर यू लिव। तो ये जो वेन है ये गलत है, इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए। तो टेल मी द प्लेस वेयर यू लिव, मुझे वो जगह बता दो जहां तुम रहते हो। उसी तरह से मान लीजिए प्लेस से रिलेटेड फर्स्ट हो गया, और इसी तरह से अगर एंटीसीडेंट के रूप में कहीं पर आपको टाइम मिलता है या टाइम शोइंग कोई वर्ड मिलता है, मतलब समय प्रकट करने वाला कोई शब्द मिलता है, तब समझ जाना वेन आएगा। जैसे एग्जांपल है इट इज द टाइम वेयर ही स्टडीज, या वो समय है जहां वो पढ़ता है। यहां पर हम लोग देख रहे सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि एंटीसीडेंट टाइम है। अगर एंटीसीडेंट टाइम है तो व्हेन आना चाहिए, और आया यहां पर क्या है, वेयर। तो यहां पर हम लोग व्हेन लिख देंगे तो अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर एंटीसीडेंट के रूप में हमको रीजन मिलता है या काज मिलता है, तो तुरंत समझ जाना कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वाई का यूज होगा। सेम इसी तरह से अगर एंटीसीडेंट के रूप में हम लोगों को मैनर मिलता है या वे मिलता है या कोई मेथड मिलता है, तब ऐसे वाक्यों में समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हाउ का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, हु से लेकर के हाउ तक, ठीक ना,
हाउ तक, ये हम लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन के एक सामान्य रूल है। इसको ये माना जाता है कि सबको जानकारी होगी। इसी के बाद हम लोगों का आता है स्पेशल रूल, जैसे जो के अर्थ में हम लोग जहां पर विच, हु, व्हाट या दैट का यूज करते आए हैं, वहीं पर ज्यादातर देखने को मिलता है कि जो के अर्थ में दैट आता है। मतलब हु जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए बताया हो, तो कभी कभी क्या होता है ह्यूमन बीइंग एंटीसीडेंट रहता है, लेकिन वहां पे हु का यूज गलत माना जाता है, दैट होना चाहिए, ठीक ना। जैसे आप लोग बताएं कि पक्षी जानवर के लिए बीच आता है, निर्जीव वस्तु के लिए ना बीच आता है, लेकिन उसके जगह पर अगर बीच कर देता हूं तो गलत माना जाता है, वहां पर दैट होना चाहिए। तो दैट के कुछ स्पेशल रूल्स हैं, कुछ अलग से रूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक ना। तो उन रूल्स को इसी में आगे ही पढ़ लें या उसमें जो है पढ़ेगा 6-7 रूल पढ़ेगा कम से कम। चलिए ठीक, इसी में हम लोग कंप्लीट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की इसी पार्ट में कुछ स्पेशल रूल्स भी जानते हैं। जैसे स्पेशल रूल्स आप लोग हेडिंग भी लिख सकते हो, स्पेशल रूल्स। तो स्पेशल रूल्स में फर्स्ट रूल बन रहा है कि जैसे एंटीसीडेंट समथिंग हो, कामा एनीथिंग हो, ऑल हो या एवरीथिंग हो, तब ऐसे केस में जो कि अंग्रेजी दैट आता है। जैसे अभी एग्जाम में आ जाए आई नो समथिंग, आई नो समथिंग विच आई कैन नॉट टेल यू। ओके, तो इसी तरह का क्वेश्चन आ गया कि आई नो समथिंग विच आई कैन नॉट टेल यू। आप लोगों से कहा गया इसको कैड करो, तो आप लोग सोचेंगे कि आई नो समथिंग मतलब मैं कुछ जानता हूं, विच मीन्स जिसे आई कैन नॉट टेल यू मैं आपको नहीं बता सकता हूं। सोचोगे कि विच समथिंग यही एंटीसीडेंट है, तो एक माना जाएगा भाई जानने वाली चीज कोई निर्जीव होगा। निर्जीव चीज अगर एंटीसीडेंट रहता है तो जो जिसे इंग्लिश विच आता है, तो अक्सर लोग सोचेंगे सेंटेंस तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं एंटीसीडेंट समथिंग है। जैसा कि पहले रूल में बता रहा हूं कि जब एंटीसीडेंट समथिंग होगा, एनीथिंग होगा, ऑल होगा, एवरीथिंग होगा या नथिंग होगा, तब जो कि अंग्रेजी या जिसे कि अंग्रेजी दैट लगता है, तो इसका करेक्ट बनेगा आई नो समथिंग दैट आई कैन नॉट टेल यू। यहां पर हम लोग दैट का यूज करेंगे, ठीक ना। देखिए बुकों में अगर जाएंगे तो यही इसी तरह का रूल पाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो हमेशा याद रखना कि इस रूल को इसलिए बनाया गया है कि जब एंटीसीडेंट अस्पष्ट हो, मतलब अनक्लियर हो, एंटीसीडेंट जब क्लियर ना हो कि जिसके बारे में बात किया गया वो क्या है, तो ऐसे केस में जो कि अंग्रेजी दैट आता है। जैसे देखिए विलियम शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसमें भी बॉक्स के बारे में जब बात किया जाता है तो एक लाइन मिलता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल मतलब सब जो चमकते हैं सोने नहीं होते, तो मतलब ऑल का मतलब पता नहीं क्या क्या, कुछ स्पष्ट एंटीसीडेंट नहीं दिख रहा है, इसीलिए ऑल के तुरंत बाद दैट का यूज। अभी कहा जाए कि एवरीथिंग विच लुक्स ब्यूटीफुल इज नॉट ब्यूटीफुल,
प्रत्येक चीज जो सुंदर दिखती है सुंदर नहीं होती है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट बनेगा एवरीथिंग दैट लुक्स ब्यूटीफुल इज नॉट ब्यूटीफुल। मीन्स एवरीथिंग मतलब हर कोई, हर कुछ ना, प्रत्येक वस्तु। जो, तो जो किसको कह रहे हैं? प्रत्येक वस्तु। अब प्रत्येक वस्तु में पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो यहां पर एवरीथिंग भी क्या है? अनक्लियर है। तो अनक्लियर है, इसीलिए यहां पर भी एवरीथिंग के बाद दैट आएगा, जो या जिसे की इंग्लिश दैट आएगा। एवरीथिंग दैट, समथिंग दैट, एनीथिंग दैट, नथिंग दैट, ऑल दैट। इसको आप लोग देखते भी होंगे और इस रूल को आज मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं, ठीक ना। और जैसे इससे स्पेशल रूल से रिलेटेड जो आप लोगों का सेकंड रूल बनता है वो यह है कि जब एंटीसीडेंट से ठीक पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हो, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। जैसे सेंटेंस है दिस इज द tallest man who can touch the roof. This is the tallest man who can touch the roof. इसकी हिंदी की यह सबसे लंबा आदमी है जो छत को छू सकता है। सोचेंगे कि एंटीसीडेंट तो मैन है, तो मैन को अगर जो कहा जाता है तो हु लगता है, हु आया हुआ है। हिंदी भी निकालने में सही जा रहा है, ऐसे जाता है हिंदी इसकी, ठीक। लेकिन यहां पर हु के जगह पर दैट का यूज करेक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड रूल है, स्पेशल रूल जो मैं बता रहा हूं, इसमें सेकंड रूल है कि जब एंटीसीडेंट से ठीक पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया होगा, जैसे देखिए टाल, टालर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया होता है तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा दैट का यूज होता है। तो इसका करेक्ट बनेगा दैट कैन टच द रूफ, दिस इज द टॉलेस्ट मैन दैट कैन टच द रूफ। तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से, मतलब एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से जो कि इंग्लिश दैट आ रहा है। और इस स्पेशल रूल से रिलेटेड जो हम लोगों का थर्ड रूल बनना चाह रहा है, ये इस तरह है कि अगर एंटीसीडेंट से ठीक पहले ओनली या द ओनली आया होगा, ठीक, तब भी जो कि इंग्लिश या रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही यूज होता है। ये हम लोगों का स्पेशल रूल का थर्ड रूल है। एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है, आई हैव द ओनली बुक विच इज very didactic। मेरे पास इकलौती पुस्तक है, अर्थात केवल एक किताब है जो बहुत शिक्षाप्रद है, वेरी डिडैक्टिक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट बुक है जो कि निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज के लिए बीच आता है, सोचेंगे सब भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा नियम कार्य कर रहा है कि अगर एंटीसीडेंट से ठीक पहले ओनली या द ओनली होगा तब जो कि इंग्लिश या रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही यूज होगा। तो इसका भी करेक्ट बनेगा आई हैव द ओनली बुक दैट इज वेरी डिडैक्टिक। और इस स्पेशल रूल से रिलेटेड हम लोगों का जो फोर्थ रूल बनना चाह रहा है वो इस तरह से है कि जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग में
अगर व्हाट मिल जाता है या हु मिल जाता है और बीच में हम लोगों को जो कि इंग्लिश लिखना है तो जो कि इंग्लिश दैट ही आएगा। जैसे अभी एग्जांपल आ जाए कि व्हाट इज देयर दैट, व्हाट इज देयर विच आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टैंड। वहां क्या है जो मैं नहीं समझ सकता, तो व्हाट इज देयर विच आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो लोग सोचेंगे करेक्ट है, लेकिन क्या है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में व्हाट है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में व्हाट है या हु है, तो बीच में जो कि अंग्रेजी दैट आना चाहिए, तो इसका करेक्ट बनेगा व्हाट इज देयर दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसी तरह से कभी कभी होता है कहता हु आर यू हु विल अब्यूज मी, तुम कौन हो जो मुझे गाली दोगे, तो इसका करेक्ट बनेगा हु आर यू दैट विल अब्यूज मी, क्योंकि स्टार्टिंग में हु है तो सेंटेंस के बीच में जो के अर्थ में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज होगा। और इसी तरह से स्पेशल रूल के अंतर्गत जो हम लोगों का फिफ्थ रूल बनता है वो इस तरह का है, जैसे कभी कभी एंटीसीडेंट जो हो, मैन और उसके साथ में कोई बर्ड हो या एनिमल हो या कोई निर्जीव वस्तु हो, और जो दोनों को जो कहा गया हो, तो ऐसे केस में अगर हम हु का यूज करेंगे तो लोग सोचेंगे केवल मैन को मतलब महत्व दिया गया है, अगर मान लीजिए बीच का यूज कर देते थे माना जाएगा उसी बर्ड एनिमल या नॉन लिविंग थिंग को महत्व दिया गया है। तो ऐसा भी केस कहीं पर मिलता है तब भी जो कि इंग्लिश दैट आता है। जैसे अभी कहा जाए कि आयशा ए मैन एंड हिज डॉग हु वर रनिंग, मैंने एक आदमी देखा और उसके कुत्ते को देखा जो दौड़ रहे थे। तो यहां पर देखिए हम लोग जो किसको कहे हैं, ना तो अकेले मैन को बोले हैं ना तो अकेले उस कुत्ते को बोले हैं, ना बोले तो दोनों, मैंने एक आदमी और उसके कुत्ते को देखा जो दौड़ रहे थे। तो यहां पर जो एंटीसीडेंट है वो मैन और एनिमल दो है, तो मैन के लिए हु चलता है, एनिमल के लिए विच चलता है। तो हु लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि हम लोगों ने एनिमल को नहीं ध्यान दिया, और विच लिखेंगे तो माना जाएगा मैन को नहीं ध्यान दिया, तो काम गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए ग्रामर बनाने वालों ने एक अलग सा रास्ता खोजा और कहा जब ऐसी बात हो तो छोड़ो, ना हु का यूज करो ना विच का यूज करो, ऐसे केस में दैट का यूज करो, सेंटेंस करेक्ट रहेगा। तो इसका करेक्ट बनेगा आयशा मैन एंड हिज डॉग दैट वर रनिंग। तो यहां पर अगर दो दो के बारे में बात हो तो ऐसे केस में भी जो कि इंग्लिश दैट आता है। तो इस तरह से हमें लगता है प्रोनाउन का थर्ड पार्ट है। तो प्रोनाउन का हमने 3 पार्ट बनाया, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन का करेक्ट यूज और रिलेटिव प्रोनाउन का करेक्ट यूज क्रम से बताया हूं। और इन जितने भी रूल्स हैं सबको क्रम से अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो कंपटीशन का कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहां पर अगर रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग करेक्ट ना कर पाए, ठीक ना। और इसी के बाद मैं जो है आप लोगों को वीडियो आप लोग देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और जहां तक हो सके इसे शेयर भी कीजिए। थैंक्स।